क्या पढ़ेंगे फिर? वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। कौन सी? मॉडर्न। और बाकी क्या पढ़े इसमें? सारा कुछ नहीं पढ़ना है। क्या क्या पढ़ेंगे? ना ना, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पेपर में आना कितना है? 10 नंबर का एक क्वेश्चन। इस बार मेंस में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। स्वेज क्राइसिस, पता है स्वेज कैनाल है इजिप्ट में। हाँ, पर कैनाल पे नहीं, क्राइसिस पे। पहले वो किसकी होती थी? ब्रिटेन और फ्रांस की होती थी, लेकिन है थी किसकी? इजिप्ट की। तो इजिप्ट ने क्या किया, उसको नेशनलाइज कर दिया। तो फिर वॉर हुई, यूके फ्रांस वर्सेस इजिप्ट। लेकिन यूएसए और रशिया ने किसको सपोर्ट किया? इजिप्ट को। इंडिया ने भी सपोर्ट किसको किया? इजिप्ट को। क्योंकि उस समय ये 1956 में हुआ था स्वेज क्राइसिस। उस समय यूके इतना पावरफुल नहीं रहा था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूके ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो फिर ये बड़ी बेइज्जती थी यूके के लिए कि यूके किसी कंट्री पे अटैक कर रहा है और उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंडिया ने भी सपोर्ट नहीं किया उसको, क्योंकि इंडिया तब नॉन अलाइनमेंट वो वाली पॉलिसी थी इंडिया की, तो नहीं किया। ठीक है, हमें क्या करना है, वो टॉपिक करने जो सामने सामने दिख रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, उसी में से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपको, क्योंकि आगे तो 10 नंबर की है, मैक्सिमम 15 नंबर का क्वेश्चन आना एक ही है, चाहे यूपीएससी दो चाहे केएस दो। तो मेन स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से? मॉडर्न से। पढ़नी ही मॉडर्न है, 10-12 टॉपिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल रेनेसांस टॉपिक, पता है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। रेनेसांस क्या होता है? जो जैसे हमारे इंडिया में राजा राम मोहन रॉय वगैरह इन्होंने जो किए थे ना रिफॉर्म्स, मतलब एजुकेशन सेक्टर, कल्चरल रेवोल्यूशन बोल सकते हो आप इनको। रैशनल थिंकिंग, सोचना रैशनल है, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस फॉलो नहीं करनी। तो ये सारी चीजें इन्हीं को बोला जाता है रेनेसांस। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जिसको बोलते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन। ठीक है, लेकिन इससे पहले मेडिवल में आपको पता होना चाहिए ना क्या था, तभी जाके मॉडर्न एज आई। तो मेडिवल में 3 चीजें बड़ी फेमस थी। एक एब्सोल्यूट मोनार्की। क्या? एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है? कि सब कुछ क्या है? किंग ही है, सारी अथॉरिटी किंग के पास है, जो मर्जी कर लो। एब्सोल्यूट मोनार्की, कोई डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, एब्सोल्यूट मोनार्की। दूसरा फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्यूडलिज्म पता है क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की लेते हैं, तो इंडिया में क्या बोलते हैं फ्यूडल्स को? सामंत, सामंतवाद वो चीज होती है। सामंत कौन होते हैं? वही यार, पहले किंग क्या करते थे? सर्विस के बदले क्या देते थे? कैश नहीं देते थे, जमीन देते थे, लैंड देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे 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 फ्यूडल लॉर्ड्स इतने राइज कर गए कि जो किंग था वो सिर्फ एक पपेट होता था। सारी अथॉरिटी किसके पास होती थी? फ्यूडल्स के पास। क्योंकि देखो जो किंग है वो खुद की आर्मी खुद थोड़ी बड़ा मेंटेन करता था, वो किस पे डिपेंडेंट था? फ्यूडल लॉर्ड्स पे। तो फ्यूडल लॉर्ड्स अपनी आर्मी बनाते थे, ऐसे फ्यूडल्स के नीचे आते थे नाइट्स। नाइट्स कौन होते हैं? वॉरियर्स। और वॉरियर्स के नीचे आते थे पीजेंट्स। इंडिया में क्या सिस्टम था कि इंडिया में जो लैंड ग्रांट्स होती थी वो किंग सीधा मिनिस्टर्स नोबल्स को देता था। यूरोप में ऐसा नहीं था, जैसे किंग ने लैंड ग्रांट्स किसको दी? नोबल्स को, जो फ्यूडल होते लॉर्ड्स होते उनको दी। अब जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो खुद भी लैंड ग्रांट्स देते थे, वो किसको देते थे? नाइट्स को, वॉरियर्स को। अब वॉरियर्स भी खुद खुद लैंड ग्रांट्स देते थे किसको? पीजेंट्स को। तो ये सिस्टम बड़ा खराब था उधर का, और लोगों से स्लेवरी करवाई जाती थी। जो भी पीजेंट्स होते थे उनकी बड़ी एक्सप्लॉइटेशन होती थी, पैसे पूसे कुछ नहीं देते थे। तो ये सारे फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म पढ़ लेंगे। बाकी वो एब्सोल्यूट मोनार्की वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फ्यूडलिज्म इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आ जाता है पेपर में कि कंपेयर करो इंडिया का फ्यूडलिज्म वर्सेस यूरोप का फ्यूडलिज्म। तो थोड़ा सा 1-1.5 पेज इस पर पता होना चाहिए बस फ्यूडलिज्म था क्या। उसके बाद आ जाते सीधा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उससे पहले बड़ा कुछ हुआ यूके में, कैसे डेमोक्रेसी आई, क्या कुछ, वो नहीं पढ़ना है, वो कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। 30 ईयर्स वॉर्स क्या होती है, 7 ईयर वॉर्स क्या होती है, वो इंडिया में चल रही थी, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फिर आते हैं सीधा अमेरिकन रेवोल्यूशन पे। तो पता है आपको ये यूएसए जो है अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट किसने डिस्कवर किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस, 1492।
ये निकला अपने घर से, खोज किसकी, इंडिया की खोज करने, लेकिन पहुंच कहां पर गया, कैरेबियन आइलैंड्स, जिसको बोलते हैं ना वेस्ट इंडीज। वो टीम नहीं है वेस्ट इंडीज की, क्रिस गेल वगैरह, वो कैरेबियन आइलैंड्स है। आइलैंड्स के ग्रुप को मिला के एक कंट्री बनती है जिसको बोलते हैं हम वेस्ट इंडीज। ठीक है, उधर पहुंचा, फिर उसने देखा ऊपर कॉन्टिनेंट है, नीचे भी कॉन्टिनेंट था, तब उसने क्या नाम दिया था, न्यू वर्ल्ड, ये न्यू दूसरी दुनिया में आ गए। फिर एक और एक्सप्लोरर है इटली का जिसको बोलते हैं अमेरिगो वासुपुची, उस बंदे के नाम पे फिर पड़ा है अमेरिका। अमेरिगो बंदे का नाम ही अमेरिगो वासुपुची नाम का बंदा था, तो उसके नाम पे पड़ा है नाम अमेरिका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। फिर क्या हुआ, धीरे 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 यूके के बड़े सारे एक्सप्लोरर जाते थे उधर यूएसए में। कुछ जो होते थे, कुछ बंदे अपने स्लेव्स को लेके चले जाते थे यूएसए, नई नई लैंड कैप्चर करेंगे, नई नई जमीन कैप्चर करेंगे। कुछ जो होते थे प्रिजनर्स, जिन्होंने बड़े सारे क्राइम्स किए थे, तो यूके उनको एक्सपेल कर देता था कहाँ, यूएसए। धीरे धीरे करते 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 17th सेंचुरी में जो यूएसए है, फॉर एग्जांपल ये पूरा अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ये यूएसए, तो जो इसकी ईस्ट कोस्ट है इधर, यूके की कितनी कॉलोनीज होगी, 13 कॉलोनीज होगी। सबसे पहली थी वर्जीनिया, सुना नाम, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, ये नाम सुने, मैसेच्यूसेट्स, ये सारे, और लास्ट वाली थी जॉर्जिया। ऐसे करते हुए इनकी 13 कॉलोनीज हो गई यूके की। ये आ गया यूके का डोमिनेंट। इधर फ्रांस पूरा एरिया जो मिडल वाला है, इसको बोलते हैं लुशीनिया, पूरा कनाडा आ गया इसके बीच में, पूरा सेंट्रल यूएसए। इधर किसका कंट्रोल, फ्रांस का। इस साइड किसका कंट्रोल, स्पेन का। नीचे भी मैक्सिको वाली साइड स्पेन। ऐसे बड़ी सारी कंट्रीज ने, पावरफुल कंट्रीज ने इसको कॉलोनाइज कर दिया पूरे कॉन्टिनेंट को। नीचे जो है साउथ अमेरिका, इधर भी पुर्तगाली और स्पेनिश लोगों का ज्यादा कंट्रोल था। तो ये 13 कॉलोनीज बन गई इधर। अब प्रॉब्लम क्या थी इधर, इधर ये प्रॉब्लम थी कि जो ये सारी 13 कॉलोनीज है, ये कहां से रन होती थी, यूके से। ठीक है, इनकी जो भी पॉलिसीज होती थी वो कौन बनाता था, यूके। पार्लियामेंट यूके में थी, इधर भी थी असेंबली, छोटी सी लोकल असेंबली थी, लेकिन वो इतने फैसले नहीं ले सकती थी। इनका जितना भी ट्रेड होता था वो सारा किसके द्वारा करवाया जाता, यूके का। यूके ने ऐसे ऐसे कानून लाए थे, ऐसे ऐसे एक्ट लाए थे। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें हैं जैसे टी, कॉटन, टोबैको और शुगर, ये यूनाइटेड स्टेट की ये 13 कॉलोनीज किसको बेच सकती है, सिर्फ यूके को, और किसी को भी नहीं। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे और नए नए कानून लाता गया यूके। तो फिर एक बार उन्होंने ऐसा कानून लाया कि जितना भी एक्सपोर्ट होता है इधर से यूनाइटेड स्टेट से, वो पहले कहां जाएगा, यूके, फिर इधर से आगे एक्सपोर्ट होगा। मतलब इतनी इनकी इतनी गंदी पॉलिसीज होती थी कि चाहे ये कुछ भी बेचे, चाहे 1 रुपए का भी सामान बेचे, लेकिन फायदा किसको होना चाहिए, मदर कंट्री को, क्योंकि मदर कंट्री कौन सी है, यूके। यूके के ही बंदे हैं ये इधर। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने बड़े सारे कानून लाए, टी एक्ट, स्टैंप एक्ट, बड़े सारे, मतलब एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने सारे एक्ट थे। फिर टी वाला, टी बड़ी पसंद की जाती थी इधर, और टी जाती कहां से थी, इंडिया हो गया, ब्राजील वाली साइड से, ये सारी। अब क्या हुआ, जो फर्स्ट जनरेशन थी जो यूके से इधर आई थी, उन्होंने इतना नहीं किया विरोध, लेकिन जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन आई तो उनको लगा जहां जिस बंदे की बर्थ हुई हो उसको तो वही मदर कंट्री लगेगी। इनको लगने लगा भाई ये हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ठीक है, और टैक्सेशन इतना हो रहा है जबरदस्त। तो लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं थी पार्लियामेंट में। टैक्स लग रहा था लेकिन कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब फ्रांस इधर है, तो फ्रांस ने क्या किया, इन पे जो कॉलोनीज थी इनको तंग करना शुरू कर दिया।
ठीक है, एक्वायर करना शुरू कर दिया जमीन और तो फ्रांस ने शिकायत किससे की? यूके से। तो यूके और फ्रांस के बीच में वॉर्स होती है जिसको बोलते हैं हम 7 ईयर वॉर्स। ठीक है, 7 ईयर वॉर्स। और उधर इसी समय इंडिया में भी इनकी चल रही है जिनको बोलते हैं कार्नेटिक वॉर्स। पता 1770 में बैटल ऑफ वांडी वॉश, बैटल ऑफ वांडी वॉश में इंडिया में यूके वालों ने, ब्रिटेन वालों ने फ्रांस को हरा दिया, इधर भी हरा दिया। उसके बाद फिर एक साइन होती है ट्रिटी, ट्रिटी ऑफ पेरिस 1763 में। क्या होती है? ट्रिटी ऑफ पेरिस साइन होती है। तो इस ट्रिटी में क्या होता है, फिर जो ये नॉर्दर्न एरिया था ना जो फ्रांस के कंट्रोल में, ये इंडिपेंडेंट हो गया और ये किसके पास आ गया? यूके के पास। और ये नॉर्दर्न एरिया कौन सा है? कनाडा। तो कनाडा की आज भी वो है ना क्वीन ही है या किंग यूके का, तो ये किसके? ये इंडिपेंडेंट हो गया ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये कुछ एरिया रहा, लेकिन कुछ समय बाद ये भी परचेज कर दिया गया, नेपोलियन ने बेच दिया था, ये बाद में, बाद की बात है। फिर अब आते हैं, इतने सारे एक्ट थे, ये सिस्टम हो गया। अब 7 ईयर वॉर लड़ी है तो यूके थोड़ा कमजोर तो हुआ होगा, यूके के पैसे वेस्ट तो हुए होंगे। इन्होंने क्या किया? अजीबोगरीब कानून बनाए, टैक्सेशन बढ़ा दी, टैक्स और बढ़ा दिए। फिर क्या हुआ? अब इन कॉलोनीज के बड़े सारे लीडर्स थे, जैसे थॉमस पेन। थॉमस पेन के नाम पे ही एक जगह है यूएसए में जिसको बोलते हैं पेंसिल्वेनिया, थॉमस पेन नाम का बंदा। ऐसे ही बड़े सारे हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन हैं, ठीक है, जेम्स फ्रैंकलिन हैं, बड़े सारे लीडर्स हैं। तो इनको लगा यार कुछ राइट्स होने चाहिए इंसानों के, जो यूनिवर्सल राइट्स हैं, बाद में उन्हीं को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। कुछ वो होने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए हमारी। इन लोगों ने मिलके, बड़े सारे लीडर्स ने मिलके बड़ी सारी अपनी कांग्रेस, मतलब एक प्रकार से कॉन्फ्रेंस की। तो उधर इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दी किसकी? रिप्रेजेंटेशन की, कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन दो पार्लियामेंट में। इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया? टैक्सेशन विदाउट, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो हमारी तरफ से कोई टैक्स नहीं मिलेगा आपको जब तक आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे। ठीक है, तो ब्रिटेन ने एक और कानून पास कर दिया, इनटॉलरेबल एक्ट कुछ नाम था उस कानून का, कि ऐसे बंदों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इन्होंने फिर से कॉन्फ्रेंस की, फिलाडेल्फिया जगह है एक उधर, 1776 में कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, और डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट हैं। उसी तब से लेके 4 जुलाई, मतलब 4 जुलाई 1776 को इन 13 कॉलोनीज ने डिक्लेयर कर दिया कि हम यूके से इंडिपेंडेंट हैं। तो 4 जुलाई को ही यूएसए का इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये हुआ तो वॉर शुरू हो गई फिर, और ये वॉर चली 1783 तक। ठीक है, लास्ट में जो कॉर्नवालिस था, पता है कॉर्नवालिस इंडिया भी आया था 1792, उस बंदे ने सरेंडर किया था किसके सामने? जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने। जो इन 13 कॉलोनीज थी, इनको लीड कौन कर रहा था? जॉर्ज वॉशिंगटन, जो यूएसए का बाद में फर्स्ट प्रेसिडेंट बना। और यूके की तरफ से कौन लीड कर रहा था लास्ट में? कॉर्नवालिस। ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने सरेंडर किया और ये इंडिपेंडेंट हो गया। फिर उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें फंडामेंटल राइट्स ऐड किए, बड़ी सारी बातें। ये सारी चीजें हो गई, यूएसए हो गया आजाद। लेकिन यूएसए में एक चीज रह गई, वो क्या थी? स्लेवरी। पता स्लेवरी? यूएसए में क्या होता था कि अफ्रीकन अमेरिकन, जो आज हम बोलते हैं ब्लैक्स लोग, या और भी बड़े सारे लोग बाहर से जाते थे, उनसे स्लेवरी करवाई जाती थी। और स्लेवरी होती थी सदर्न स्टेट्स में, जो सदर्न स्टेट्स हैं इधर, नॉर्दर्न स्टेट्स में नहीं। सदर्न स्टेट्स में क्यों होती थी स्लेवरी? क्योंकि एग्रीकल्चर इधर डोमिनेंट था, टोबैको इधर होता थी, शुगर इधर होती थी, मतलब शुगर केन वगैरह, जो भी टी वगैरह, वो सारी सदर्न स्टेट्स में होती थी। तो जहां पर एग्रीकल्चर होगी उधर मजदूर चाहिए होंगे। तो जो सदर्न स्टेट्स थी ये सपोर्ट करती थी किसको? स्लेवरी को। लेकिन जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी ये इंडस्ट्रियल एरियाज है, पता है आपको, डेट्रॉइट, न्यूयॉर्क, ये सारे इंडस्ट्रीज थी इधर। तो इधर के लोग रिच थे,
ठीक है, ये लोग स्लेवरी को खत्म करना चाहते थे। तो स्लेवरी पे सोचो वॉर होगी, जिसको बोलते हैं सिविल वॉर, 5 साल तक चली। ठीक है, और लास्ट में क्या बोलते हैं, इब्राहिम लिंकन ने एक कानून लाया जब वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने स्लेवरी अबॉलिश की थी। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मैं ऐसे बता रहा हूँ। स्लेवरी का मुद्दा बड़ा खतरनाक था यूएसए में, 5-6 साल तक वॉर चली थी। बोलते हैं इस वॉर में स्लेवरी जो सिविल वॉर थी, इसमें 6 लाख उनके सोल्जर्स मारे गए। कितने? 6 लाख। ऐसा हो सकता है कि किसी एक देश के अंदर ही एक चीज को, स्लेवरी को बैन करने के लिए 6 लाख सोल्जर मरवाने पड़े? तो ये था स्लेवरी वाला। लेकिन स्लेवरी खत्म हो गई यूएसए से, लेकिन अभी भी एक चीज है, ब्लैक वर्सेस व्हाइट, बड़ा होता है उधर रेशियल, ये उनकी साइकोलॉजी में आ गया ना कि इसके लिए। तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे? यूएसए की सिविल वॉर। ठीक है, उसके बाद इधर तक ही पढ़ा जाएगा आज। पहले पढ़ेंगे फ्यूडलिज्म, फिर पढ़ेंगे वही रेनेसेंस। उसमें 2 चीजें पढ़ेंगे, रेनेसेंस क्या होता है और रिफॉर्मेशन क्या होता है। फिर पढ़ेंगे यूएसए की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे सिविल वॉर। अगर टाइम बचा तो फिर आगे चलेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन या और कुछ नई चीज। ठीक है, करें स्टार्ट फिर। तो पहला हेडिंग दो, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म पता चल गया ना क्या होता है? फ्यूडलिज्म वही होते जो इंडिया में जो किंग क्या करते थे, लैंड ग्रांट्स देते थे नोबल्स को, तो वो फ्यूडल लॉर्ड्स बन जाते थे। इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लो इसकी, फ्यूडलिज्म होता क्या है। तो फ्यूडलिज्म क्या है? फ्यूडलिज्म वाज ए सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम। क्या है? सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम दैट इमर्ज्ड इन यूरोप ड्यूरिंग मिडिल एजेस। मिडिल एजेस मतलब 14th से लेकर 17th सेंचुरी, या कुछ 13th से लेकर 17th सेंचुरी की बात कर सकते हैं। तो फ्यूडलिज्म वाज ए सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम दैट इमर्ज्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द मिडिल एजेस, characterized by hierarchical order of lords and vassals, VASSALS। ठीक है, वसाल्स तक लिख दिया, कॉमा डालो। फ्यूडलिज्म इन्वॉल्व लैंड ग्रांट्स इन एक्सचेंज फॉर मिलिट्री सर्विस एंड लॉयल्टी। तो ये लाइन है इंपॉर्टेंट। फ्यूडलिज्म क्या है? फ्यूडलिज्म में क्या होता है? लैंड ग्रांट्स दी जाती है इन एक्सचेंज ऑफ फॉर मिलिट्री सर्विस और लॉयल्टी। ठीक है, जो हायरार्किकल ऑर्डर मैंने बताया, सबसे ऊपर कौन होते थे? किंग। किंग को और क्या बोला जाता है? लॉर्ड्स बोल दो। ठीक है, फिर आते हैं वही फ्यूडल्स या फिर नोबल्स। फिर कौन आते हैं? नाइट्स। नाइट्स कौन होते हैं? वॉरियर, नाइट्स बोला जाता है। लास्ट में कौन आते हैं? ये हायरार्किकल ऑर्डर फॉलो किया जाता था। ये इनको लैंड ग्रांट्स देते थे, ये इनको मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे, ये इनको लैंड ग्रांट्स देते थे, ये इनकी सेवा करते थे, और इनको सारे एक्सप्लॉइट करते थे तीनों मिलके, पीजेंट्स को। तो ये ऑर्डर फॉलो किया जाता था। तो फ्यूडलिज्म क्या है? लैंड ग्रांट्स है इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री सर्विसेज और लॉयल्टी लॉर्ड्स के प्रति। ठीक है, अब छोटा सा और क्या लिख देंगे? कॉजेज क्या थे? कॉजेज फॉर फ्यूडलिज्म। कॉजेज फॉर फ्यूडलिज्म। तो इसमें पहला पॉइंट मैं इसमें पहले सुन लो। क्या हुआ कि जब रोमन एम्पायर खत्म हुआ, ये पता आपको रोमन एम्पायर कब खत्म हुआ था? 1453 में ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा कर लिया। कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ है? टर्की में। जो टर्की मतलब ये रास्ता है, टर्की पता है आपको, यूरोप को कनेक्ट करता है और एशिया को कनेक्ट करता है। तो ये यूरोप वाला पार्ट है, जो दरवाजा था यूरोप का, उधर किसका कब्जा हो गया? ओटमन्स का। ओटमन पता है? ओटमन एम्पायर, ये मुस्लिम एम्पायर जो
खलीफा जिनके लीडर्स वगैरह होते थे, इनका कब्जा हो गया था। तो फिर ये रोमन एम्पायर धीरे 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 करके वीक होना शुरू हो गया। तो पहला पॉइंट यही है फ्यूडलिज्म का। उससे पहले भी रोमन एम्पायर लगभग ऐसे वीक हो गया था, बड़ा वीक हो गया था। तो लिखो द कोलैप्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, पहला रीजन। इसके अंदर लिखो द एंड ऑफ रोमन एम्पायर लेड टू डिक्लाइन इन सेंट्रलाइज्ड पावर। द कोलैप्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, फिर थोड़ी सी ऐसे डैश एरो डाल दो आगे, फिर लिखो द एंड ऑफ द रोमन एम्पायर लेड टू डिक्लाइन इन सेंट्रलाइज्ड पावर। ठीक है, फ्यूडलिज्म तभी तो होगा जब डिसेंट्रलाइजेशन होगी। अगर सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, कोई किंग पावरफुल है, तो इन फ्यूडल लॉर्ड्स को उभरने ही नहीं देगा, जाने नहीं देगा ऊपर। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो राइज ऑफ रीजनल स्ट्रॉन्ग मैन विद द फॉल ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। ये दूसरा पॉइंट, राइज ऑफ रीजनल स्ट्रॉन्गमैन विद द फॉल ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। मतलब मान सकते हो रीजनल किंगडम, जैसे इंडिया में नहीं होते थे, जगह जगह पे जब औरंगजेब का रूल था, तो एक जगह पे मराठा राइज कर रहे हैं, शिवाजी राइज कर रहे हैं, कहीं सिख राइज कर रहे हैं, कहीं जाट हैं, ऐसे ही इधर सिस्टम। तीसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ ट्राइबल स्ट्रक्चर, इन्फ्लुएंस ऑफ ट्राइबल स्ट्रक्चर, इसमें डैश डाल के लिखो आगे। तो बड़ी सारी ट्राइब्स हैं, ठीक है, यूरोप में, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। पहली ट्राइब थी, डैश डाल के लिखो जर्मैनिक, GERMANIC, जर्मैनिक, एंड कैल्टिक, CELTIC, कैल्टिक ट्राइब heavily influenced the development of feudalism. WWE देखते हो आप? WWE देखते हो? शेमिस पता है? शेमिस, वो जिसने ऐसे खड़े से बाल रखे होते हैं, उसको बोलते हैं कैल्टिक वॉरियर। वो कैल्टिक ट्राइब को बिलोंग करता है। लिखा कि ट्राइबल इन्फ्लुएंस था। लिखा है तक? फिर एक लिख लो चर्च, पांचवा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, चर्च रीइंफोर्समेंट ऑफ फ्यूडलिज्म। दूसरा क्या, फिर आगे चर्च की भी सपोर्ट थी। ठीक है, ये आगे कॉजेस। अब इंपैक्ट लिख लो इसके, इंपैक्ट ऑफ फ्यूडलिज्म। पॉजिटिव भी करने और नेगेटिव भी। पहले लिखो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा फ्यूडलिज्म। पहला लिखो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेबल सोशियो पॉलिटिकल हायरार्की। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेबल सोशियो पॉलिटिकल हायरार्की। सोशियो पॉलिटिकल का मतलब सोसाइटी में स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल मतलब वो अपर लेवल पे थोड़ी स्टेबिलिटी। दूसरा पॉइंट, बर्थ ऑफ शिवलरी कोड, CHIVALRY कोड्स। ये मतलब छोटे छोटे कानून, जैसे बायलॉज नहीं होते इंडिया में, पता बायलॉज क्या होते हैं? जो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बनाती, छोटे छोटे लेवल पे, तो वो
लिखो बर्थ ऑफ शिवलरी कोड्स डैश डालो आगे, विच हेल्प्ड टू प्रमोट ideas of honor, loyalty and moral conduct among the warrior class। ये कुछ रूल्स, मतलब मोरालिटी क्या होती है, लॉयल्टी क्या आती है, ऑनर्स क्या होता है, ठीक है। बर्थ ऑफ शिवलरी कोड में आया विच हेल्प टू प्रमोट आइडियल्स ऑफ ऑनर, लॉयल्टी and moral conduct among warriors। Third point, preservation and decimation of knowledge। Decimation, DISSEMINATION, प्रिजर्व करना, बचा के रखना और स्प्रेड करना। डेसिमेशन की जगह स्प्रेड भी लिख सकते हो आप। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट लिखो फ्यूडलिज्म एंड सोशल कोहिजन। फ्यूडलिज्म एंड सोशल कोहिजन, COHESION। इसके अंदर लिखो डैश डाल के, डिस्पाइट इट्स फ्लॉज फ्यूडलिज्म क्रिएटेड ए सेंस ऑफ कम्युनिटी and belonging among the people, offering a form of social cohesion। Despite its flaws, feudalism created a sense of community and belonging among the people, offering a form of social cohesion। मतलब माना कि इसमें फ्लॉज थे बड़े सारे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक कम्युनिटी सेंस, बिलोंगिंगनेस प्रमोट की। ठीक है, बिलोंग, जैसे नेशनलिज्म क्या होता है और पैट्रियटिज्म क्या होता है, यही बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये प्रमोट की। फिर आ जाओ नेगेटिव्स क्या थे। इसमें लिख लो पहला, पावर इम्बैलेंस एंड इनइक्वालिटीज। क्या क्या? पावर इम्बैलेंस एंड इनइक्वालिटीज। पावर इम्बैलेंस एंड इनइक्वालिटीज। दूसरा, हिंड्रेंस ऑफ सोशल मोबिलिटी, HINDRANCE, हिंड्रेंस ऑफ सोशल मोबिलिटी, MOBILIT। ठीक है। अब जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, इनके अंडर जो काम करते थे बंदे, उनको क्या बोलते थे? ऐसे हम बोलते पीजेंट्स, लेकिन यूरोप की लैंग्वेज में सर्फ, SERF, सर्फ। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? SERF, ये होते हैं सर्फ। तो जो सर्फ होते थे ना, इनको मतलब मोबिलिटी की परमिशन नहीं थी। मोबिलिटी की मतलब अपनी आजादी से कुछ भी करने की, तो यही है इसका मतलब। लिख लो, इसका लिखना है डैश डाल के, सर्फ रेयरली हैविंग अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव देयर स्टेटस विद इन द रिजिड फ्यूडल क्लास सिस्टम। ये मतलब था इस मोबिलिटी का, कि सर्फ रेयरली हैविंग अपॉर्चुनिटीज to improve their status within the rigid feudal class system। कितने पॉइंट हो गए इसके नेगेटिव? एक और लिखो फिर। exploitation and oppression through serfdom, SERFDOM या DAM। oppression, OPPERSSION, through serfdom। सर्फडम क्या हो गया? वही सर्फ और उनके बीच का जो रिलेशन है, सिस्टम, पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? सर्फडम सिस्टम।
एग्जाम्पल लिख लो इसकी, पीजेंट्स टू प्रोवाइड लेबर सर्विस एंड पे ड्यूज टू देयर लॉर्ड्स। और लास्ट पॉइंट लिखो, ऑब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक ग्रोथ। जब तक फ्यूडल सिस्टम होगा तब तक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल थोड़ी आ सकते हैं, तो ये ऑब्स्ट्रैक्शन थी उसके लिए। क्योंकि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे उन्हीं के पास सारी पावर होगी, लेजिस्लेटिव पावर भी उन्हीं के पास होगी और जुडिशियल पावर भी उनके पास होगी। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब वो कोई भी रूल बना सकते हैं, और जुडिशियल पावर मतलब वो किसी को भी सजा दे सकते हैं। सजा देनी नहीं देनी वो कौन डिसाइड करेगा? यही फ्यूडल लॉर्ड्स करेंगे। तो फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं आए ना। डेमोक्रेटिक में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर होती है, ठीक है, पता ना सेपरेशन ऑफ पावर यूएसए में बड़ी फॉलो की जाती है कि लेजिस्लेटिव अलग होंगे, एग्जीक्यूटिव अलग होंगे और जुडिशियल वाले अलग होंगे। लेकिन फ्यूडलिज्म में ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, ये था मेडिवल इंडिया, मेडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री का एक मेन इंस्टीट्यूट। ठीक है, 3 इंस्टीट्यूट बड़े फेमस है मेडिवल में, एक फ्यूडलिज्म, एब्सोल्यूट मोनार्की और चर्च। चर्च सोचो इतना गंदा था कि वो क्या करते थे, एक उन्होंने सिस्टम रखा था, उसको बोलते सर्टिफिकेट ऑफ इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इंटेलिजेंस। अगर कोई बंदा, उसने जितने मर्जी रेप किए हो, जितना मर्जी बंदों को मारा है, अगर वो कुछ पैसे देके उस सर्टिफिकेट को खरीद लेंगे चर्च से, तो वो माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, सोचो फिर किस लेवल की करप्शन होती थी उधर चर्चों में। तो चर्चों का भी बड़ा डोमिनेंस था। जब फ्यूडल लॉर्ड्स थोड़े खत्म हुए तो पावर किसकी बढ़ गई थी? चर्चों की। चर्च, पता है, चर्च बहुत पावरफुल थे, और एक तो उनके साथ रिलीजन जुड़ा हुआ था, तो लोग मानते थे उनको। ठीक है, अब पढ़ेंगे मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा में 2 चीजें आती है, एक आता है रेनेसांस और एक होती है रिफॉर्मेशन। हेडिंग दे दो, लिखो मॉडर्न एरा, मॉडर्न एरा। इसमें एक आती है रेनेसांस और एक रिफॉर्मेशन। रेनेसांस का मतलब क्या होता है? रीबर्थ। ठीक है, पहले यूरोप में भी लोग बड़े सुपरस्टिशियस थे भाई। उनको लगता था अर्थ क्या होती है? फ्लैट होती है। जो उनकी किताबें हैं ना, बाइबल, उसमें ये लिखा था कि अर्थ क्या है? फ्लैट है। दूसरी साइड जाओगे तो गिर जाओगे। लेकिन जब ये चीजें शुरू हुई ना, रेनेसांस, तो लोगों ने रीजन और लॉजिक के पीछे जो उन्होंने सोचा चल देख के आते हैं सच में फ्लैट है। अब वो जब देखना शुरू किया तो फिर उन्होंने किस पे जोर दिया? ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। जब वो डिस्कवरीज करने लगे तो नए नए कॉन्टिनेंट खोजे, नई नई कंट्रीज खोजी। तो ये सब कुछ रीजन और लॉजिक, ये सुपरस्टिशियस से दूर जा रहे थे। ठीक है, पहले यही बोलते थे ना कि अर्थ फ्लैट। तो पहले ये भी बोलते थे कि पूरी दुनिया का, पूरे यूनिवर्स का सेंटर ही अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है। तो जो गैलीलियो वगैरह, पता है आपको, बड़े सारे साइंटिस्ट थे, उनको मार दिया जाता था क्योंकि वो बोलते थे नहीं भाई, अर्थ नहीं है सेंटर। क्या है सेंटर? किसका? सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है सन। ठीक है, यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है और उसका सेंटर क्या है? सन। सन के इर्द गिर्द यूनिवर्स का कुछ सेंटर नहीं है। यूनिवर्स पूरा एक्सप्लोर थोड़ी हुआ है। बिलियन ऑफ गैलेक्सीज है, मिलियन ऑफ स्टार्स हैं। तो इतने सारे सोलर सिस्टम हैं हमारी। देखो, जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अंदर ही 100 मिलियन सोलर सिस्टम है। हम तो एक में रहते हैं और बड़ी सारी जगहों पे लाइफ है और बड़ी सारे और सोलर सिस्टम है, लेकिन हम पहुंच नहीं सकते, एक्सप्लोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टाइम लगता है लाइट ईयर्स। अगर हमारे जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे ऐसी शेप है उसकी, स्पाइरल कुछ, इधर बिल्कुल एंड पॉइंट पे है हमारा सोलर सिस्टम, 8 प्लैनेट और वो। अगर इधर से इधर जाना है ना आपको, अपनी गैलेक्सी ही कवर करनी है, तो लाइट ईयर्स लगते हैं। कितने लगते हैं? लाइट ईयर्स। मतलब लाइट ईयर्स का मतलब क्या होता है? ना ना ना, लाइट ईयर्स का मतलब ये होता है कि जैसे जो स्पीड है 1 सेकेंड में, वो कितनी ट्रैवल करती है? 3 लाख किलोमीटर।
तो 1 साल में कितनी करेगी वो, इतना किलोमीटर दूर। हाँ, ये चीज तब पॉसिबल हो सकती है जब कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज चले। स्पीड ऑफ लाइट वही है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको बोलते हैं 3 लाख सेकेंड। अगर कोई ऐसा हमारे पास आया, क्या बोलते हैं उसको, जो जाते हैं ऊपर, रॉकेट, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से तेज होगी, वो पॉसिबल है, लेकिन वो होगा नहीं। अगर वो हो गया तो पूरी फिजिक्स फिर गलत होगी। ठीक है ना, हो सकता है, लेकिन हम अब तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए ना, पहुंच नहीं पाए अब तक। अबे हम अपने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेटों में नहीं पहुंचे अभी तक, किसी भी प्लैनेट पे इंसान नहीं पहुंचे हैं। मून प्लैनेट है नहीं, हाँ वो भी बाहर से देखा है। अब बस मार्स पे थोड़ी थोड़ी लैंडिंग होना शुरू हो गई है, पता ना, मार्स पे चाइना जो इन्होंने कर दी, इंडिया भी, तो वो ये है। तो मॉडर्न एरा में 2 चीजें पढ़ेंगे हम, एक पढ़ेंगे रेनेसांस और दूसरा क्या पढ़ेंगे, रिफॉर्मेशन पढ़ेंगे। थोड़ा सा लिखो इसके नीचे जो हेडिंग दिया, मॉडर्न एरा, रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन, लिखो द मॉडर्न एरा was a period of significant social, cultural and political change in Europe that began in the 14th century and lasted until the 17th सेंचुरी। ठीक है, तो जो मॉडर्न एरा शुरू हुआ था यूरोप में 14th से लेकर 17th सेंचुरी तक, इसमें बड़े सारे चेंजेस आए, सोशल चेंज, कल्चरल चेंज और पॉलिटिकल चेंज। ठीक है, तो वही पढ़ना है हमें। अब दो पहला हेडिंग, द रेनेसांस। रेनेसांस के स्पेलिंग क्या है, RENAISSANCE, रेनेसांस। रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ। ठीक है, ऐसे लिख दो, रीबर्थ। बताओ इसके बारे में। तो रेनेसांस लिखो, रेनेसांस वाज ए कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। क्या है ये, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट बिगन इन इटली। कहां से स्टार्ट हुई थी, इटली। पता है आपको सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ है दुनिया में, इटली में ही है, इटली में ही है। इटली या स्पेन इधर ही है, ठीक है ज्यादा। तो सोचो कल्चर किस लेवल का होगा, किस लेवल का आर्किटेक्ट होगा, उनका आर्किटेक्चर होगा। तो कहां तक पहुंचे, वॉज ए कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट बिगन इन इटली इन द 14th सेंचुरी एंड स्प्रेड थ्रू यूरोप। उसके बाद लिखो, द रेनेसांस was marked by a shift from the medieval worldview to humanistic, HUMANIST, humanist one, which emphasized individualism, human potential and pursuit of knowledge। फिर से रिपीट करता हूं, द रेनेसांस was marked by shift from medieval worldview to a humanist one, which emphasized individualism, human potential and pursuit of knowledge। जो मेडिवल टाइम की बातें थी, जो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस की जाती थी, उनको छोड़ के इस समय किस पे फोकस किया गया, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे। एक बंदे में कितना पोटेंशियल हो सकता है, वो कितना नॉलेज तक जा सकता है, कितना परसू कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें। कॉज क्या थे, क्या कॉज थे कि रेनेसांस आया यूरोप में।
पहला डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, 14th 15th सेंचुरी के आसपास क्या फ्यूडलिज्म भी फिर यूरोप में धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया था, क्योंकि वॉर्स बड़ी हुई थी, जिसको बोलते हैं रिलीजियस वॉर्स बड़ी होती थी पहले यूरोप में। उसके कारण फ्यूडलिज्म की जो आर्मी वगैरह थी वो बड़ी उलझी रहती थी वॉरों में, और धीरे 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 करके फ्यूडल लॉर्ड्स वो वीक होते गए और किंग फिर से स्ट्रांग होते गए। तो पहला रीजन क्या था, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। दूसरा, ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जब भी ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, व्यापार होगा, तो ये सारी चीजें थोड़ी होंगी। फिर जब भी ट्रेड होता है फिर ट्रेड सेंटर बनते हैं, जब ट्रेड सेंटर बनते हैं तो फिर टाउन्स बनते हैं, जब टाउन्स बनते हैं तो बिग सिटीज बनती है। ऐसे ही फिर कहाँ इन चीजों के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज या न्यू साइंटिफिक नॉलेज लिख सकते हो, नई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई। और एक और पॉइंट लिख लो, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो आप बोल सकते हो कि जिस दिन प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई थी उसी दिन को हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न एज आ गई, कि जब प्रिंटिंग प्रेस है तो चीजें होंगी, आप उधर पब्लिश होंगी, फिर लोगों तक पहुंचेंगी, लोग पढ़ेंगे, उनके दिमाग खुलेंगे, वो नई नई चीजें सोचेंगे। तो ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का बड़ा रोल है अवेयरनेस के लिए, लोगों के लिए। तो तभी ये मेडिकल एज फिर खत्म हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस पता है मार्टिन लूथर किंग, उसने वो की थी। अब लिखो नेक्स्ट, कॉज लिख दिए, 4-5 बड़े होते हैं पेपर में, इतने ही लिख सकते हो आप, ठीक है, 10-15 नहीं लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखो, इंपैक्ट क्या हुआ, द प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑफ रेनेसांस। इंपैक्ट क्या हुआ, पहला लिखो, रेवोल्यूशन इन आर्ट एंड लिटरेचर। इटली की पेंटिंग्स, लिनार्डो दा विंसी नाम सुना है, उसकी एक पेंटिंग है मोनालिसा, कहीं ना कहीं आपने देखी होगी मोनालिसा, ठीक है, औरत है वो, ऐसे बाल खुले हैं। वो आज तक बंदा कोई समझ ही नहीं पाया उसको कि क्या है उस पेंटिंग में, आज तक। देखना उस पेंटिंग को कभी नेट पे, समझ ही नहीं पाओगे क्या है वो, ठीक है, मोनालिसा। और बड़ी सारी पेंटिंग है, मैं ये तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो रेवोल्यूशन हुआ आर्ट और लिटरेचर में, लिटरेचर बड़ा लिखा गया, ठीक है। दूसरा, एडवांसमेंट इन साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिस्ट भी पैदा हुए बड़े, ये गैलीलियो से लेके बड़े सारे, ये पुराने साइंटिस्ट हैं सारे, न्यूटन वगैरह, ठीक है। बर्थ ऑफ, तीसरा पॉइंट, बर्थ ऑफ ह्यूमनिज्म, HUMANISM, ह्यूमनिज्म। इसमें क्या होता है कि प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल एंड अचीवमेंट्स, ये मतलब होता है ह्यूमनिज्म। 3 पॉइंट लिख दिए। फोर्थ पॉइंट, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न प्रिंसिपल्स। मॉडर्न प्रिंसिपल क्या है, अगर आपको कोई पूछे, बताओ मुझे। मॉडर्न प्रिंसिपल क्या है, मॉडर्न चीजें क्या लगती हैं आपको आज के टाइम में जो है? ह्यूमन राइट्स है ना, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, मॉडर्न है। तो इसमें लिख सकते हो आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये चीज क्या है, मॉडर्निज्म। मॉडर्न ये थोड़ी है कि सिर्फ कपड़े ये चीजें होती है, ये पहले नहीं थी, तभी उनको मेडिवल या और बोला जाता है। मॉडर्न प्रिंसिपल यही है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें, ये क्या है, मॉडर्न प्रिंसिपल्स है। 5वां लिख लो, बूस्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स। जब इतनी सारी इन्वेंशन हुई होंगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम आए होंगे, तो फिर क्या हुआ होगा, ट्रेड भी बढ़ा होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ा होगा, कैपिटलिज्म वगैरह को जो बोलते हैं।
एक और लिख दो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ठीक है। अब एग्जाम्पल में लियोनार्डो दा विंसी वगैरह, ये बड़ी सारी और बंदों की एग्जाम्पल दे सकते हो आप। जितने पॉइंट्स लिखे ना, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जब देखो आप, जैसे हमने पढ़ा साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक थ्योरी कोई, तो आप गैलीलियो वगैरह, टेलीस्कोप वगैरह, ये सारी दे सकते हो एग्जाम्पल। नेक्स्ट हेडिंग दो, द रिफॉर्मेशन। रेनेसेंस क्या है? कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, उसको बोलते हैं रेनेसेंस। लेकिन रिफॉर्मेशन क्या है? ये रिलीजियस मूवमेंट है। ठीक है, फर्क यही है दोनों में। रेनेसेंस कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, और ये रिलीजियस। लिखो, Reformation was a religious movement that began in the 16th century and led to the division of Western Christianity into Protestant and Catholic factions। तो इसमें क्या हुआ? क्रिश्चियनिटी दो सेक्ट में डिवाइड हो गई। एक को बोलते हैं प्रोटेस्टेंट और एक कौन सा होते हैं? कैथोलिक, CATHOLI, कैथोलिक। और दूसरे कौन से? प्रोटेस्टेंट, PROTESTANT। पता ना, क्रिश्चियनिटी दो सेक्ट में डिवाइड है, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट और एक है कैथोलिक। जैसे फॉर एग्जांपल यूके कौन सी कंट्री है? प्रोटेस्टेंट। फ्रांस कौन सी है? कैथोलिक। कैथोलिक जो होते हैं वो पुराने हैं, प्योर उसको ही रिलीजन को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट हैं वो थोड़े अलग हैं, जो चीजें खराब हैं रिलीजन में उसमें चेंज लाना चाहते हैं। लेकिन जो कैथोलिक है वो नहीं, वो स्टेटस को जैसा है वैसा ही। ये फर्क होता है इसमें। तो इनके बीच में बड़ी वॉर्स हुई है। ठीक है, वो वॉर्स पढ़नी नहीं है हमें, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं उनको। तो मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दी कि फ्रांस एक कैथोलिक कंट्री है और यूके प्रोटेस्टेंट कंट्री। तो यूके में ज्यादा वो है चीजें, सुपरस्टिशियस चीजें थोड़ी कम है। रिलीजन के नाम पे नहीं मारा जाता लोगों को। तो ठीक है, इधर तक लिख दिया कि रिफॉर्मेशन क्या है? वॉज ए रिलीजियस मूवमेंट दैट बिगेन इन द 16th century and led to the division of Western Christianity into Protestant and Catholic faction. The Reformation was, आगे लिखो, the Reformation was marked by a rejection of the authority of the Catholic Church and a call for reform। पहले मैंने आपको बताया भी, जो कैथोलिक चर्च होते थे उनकी डोमिनेंस थी बड़ी। वो ऐसी ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस, ऐसी ऐसी चीजें करवाते थे लोगों से, तो उससे लोग बड़े तंग हो गए। पर ये हुए क्यों थे? ये किसकी वजह से हुए थे? वही मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, उसकी वजह से सारा चेंज आया। तो वो आगे मैं करवाता हूँ आपको। कॉज लिखो, क्यों हुआ रिफॉर्मेशन, क्यों हुआ, कारण क्या थे इसके। पहला, करप्शन ऑफ कैथोलिक चर्च। जो चर्च होती थी तो बड़ी ज्यादा करप्शन होती थी। दूसरा, राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब लोगों के बीच में नेशनलिज्म भी आ रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लड़ाइयां जब भी होती हैं तो नेशनलिज्म बढ़ता है भाई।
राइज ऑफ नेशनलिज्म डैश डाल के आगे लिख दो, चैलेंज द यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ चर्च। जब नेशनलिज्म बढ़ता है तब रिलीजन पीछे हो जाता है, फिर लोग क्वेश्चन करते हैं। और तीसरा और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। डैश डालो आगे, द डेसिमेशन DISSEMINATION of ideas because easier and faster, नहीं बिकॉज नहीं, बिकम, द डेसिमेशन ऑफ आइडियाज बिकम इजियर एंड फास्टर। जब प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुई तो उससे क्या हुआ, जो आइडियाज थे नए नए वो लोगों तक फास्टर और इजियर मतलब आसानी से पहुंचने लगे। कॉमन डाल के, विच अलाउड फॉर द वाइड स्प्रेड ऑफ रिफॉर्मिस्ट आइडियाज। रिफॉर्मिस्ट आइडियाज इंडिया में भी ऐसे ही हुआ। राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने भी तो बड़ी सारी वो बुक्स लिखी थी, संवाद कौमुदी, पता नहीं प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ठीक है, तो वो लोगों तक पहुंची। बंगाल न्यूज़पेपर में जर्नल वगैरह वो भी पब्लिश करते थे। उस जमाने में सोशल मीडिया थोड़ी था, लोगों तक ऐसे ही पहुंचा जा सकता था। तो यही चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ इवेंट्स लिखो, इवेंट्स लीडिंग टू रिफॉर्मेशन, क्या क्या हुआ। लिखो, द 95 थीसिस इन 1517, द 95 थीसिस। लिखो, मार्टिन लूथर, ए जर्मन मॉन्क, पब्लिश्ड द 95 थीसिस। उसने एक अपना वर्क या कोई बुक पब्लिश की, उसका नाम था द 95 थीसिस। किसने की? मार्टिन लूथर ने। उसमें उसने क्या कर दिया, क्रिटिसाइजिंग द कैथोलिक चर्च प्रैक्टिसेस, जो कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस थी ऑफ सेलिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इंडल्जेंस एटसेट्रा लीडिंग टू द रिफॉर्मेशन। तो मार्टिन लूथर जो भी था, किंग मॉन्क था, इसने एक अपना वर्क पब्लिश किया जिसको बोलते हैं 95 थीसिस। उसमें इसने क्रिटिसाइज कर दिया उस समय किसको? कैथोलिक चर्च को। उस समय कैथोलिक चर्च इतना पावरफुल था कि अगर कोई कुछ भी बोलता उनके खिलाफ तो दूसरे दिन उसको मार दिया जाता, इतना डोमिनेंस था। लेकिन इसने ये कर दिया तो फिर ये बात फैल गई लोगों में, और लोगों ने सोचा कि पढ़ना चाहिए इसको कि क्या है इसने पब्लिश किया है। जब पढ़ा तो बस फिर पता चल गया कि ये गलत है, तो फिर शुरू हो गई लड़ाइयाँ कैथोलिक वर्सेस जो इसको अपोज कर रहे थे, वो कौन से? प्रोटेस्टेंट। बस उधर से प्रोटेस्टेंट आ गए। दूसरा पॉइंट, जैसे ही उसने ये किया, ठीक है, तो जो इनकी चर्च की अथॉरिटी थी जहां पे बुलाते थे ये बंदों, उसको बोलते थे डाइट। जगह मतलब जैसे हमारी पार्लियामेंट या कुछ डाइट, उधर उसको बुलाया गया, समन किया गया, ठीक है। बोला होगा उसको माफी शाफी मांग ले, तो उसने मना कर दिया। लिखो आगे, द डाइट ऑफ वॉर्म्स। दूसरा इवेंट, द डाइट ऑफ वॉर्म्स, WRMS। मार्टिन लूथर वाज समन्ड टू द डाइट ऑफ वॉर्म। बुलाया गया इसको कि उसको बोला
कि तूने ये शब्द लिखे हैं, जो भी क्रिटिसाइज किया उसको वापस ले ले। इसने रिफ्यूज कर दिया। ही रिफ्यूज्ड टू retract his criticism of Catholic Church। ठीक है। तीसरा इवेंट लिखो, द 30 Year Wars। 1618 से लेके 1648 तक 30 साल तक वॉर्स चली इन दोनों के बीच में, कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट। ठीक है। इसमें लिखो, दिस ब्रूटल कन्फ्लिक्ट प्राइमरली फॉट ऑन जर्मन सॉइल was largely a religious war between Protestant and Catholic states in the fragmented Holy Roman Empire। अब चल गया पता 30 ईयर वॉर्स क्या थी। 30 ईयर्स वॉर क्या थी? प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक के बीच में वॉर चली जर्मन सॉइल पे। ठीक है। और तब जो रोमन एम्पायर था वो फ्रेगमेंटेड था, कुछ कुछ जगहों पे कंट्रोल था। तो ये था। रिपीट करूं या लिख दिया पूरा? हाँ। दिस ब्रूटल कन्फ्लिक्ट प्राइमरली फॉट ऑन जर्मन सॉइल वाज लार्जली ए रिलीजियस वॉर बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड Catholic states in the fragmented Holy Roman Empire। ठीक है। नेक्स्ट, इंपैक्ट क्या हुआ इसका? फिर पहला लिखो, डिवीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी। डिवीजन हो गया। दूसरा, बर्थ ऑफ रिलीजियस वॉर्स। तीसरा, राइज ऑफ नेशनलिज्म। फोर्थ, ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिज्म। फिफ्थ, रेजोनेंस विद डीकोलोनाइजेशन। बस। चला पता। अब एक हमने पढ़ा रेनेसेंस, दूसरा क्या पढ़ा? रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन तो रिलीजियस वॉर्स हैं, प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक। पीछे वाला जो पढ़ा रेनेसेंस वो मूवमेंट है, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, उसमें बड़ी ग्रोथ हुई है। ठीक है। ये चीजें थी। की फिगर इसमें कौन है? मार्टिन लूथर किंग, याद रखना। अब कुछ थिंकर्स हैं, इनका आपको सिर्फ एक पॉइंट कभी कभी प्री में पूछ लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी किसने दी। 10-12 थिंकर है, सिर्फ 1.5-2 लाइन इनकी। नहीं तो अगर इनको पढ़ने बैठोगे कभी खत्म नहीं होंगे और पेपर में लिख ही नहीं पाओगे कुछ। तो लिखो, थिंकर्स ड्यूरिंग द एज ऑफ इनलाइटनमेंट। जो मैं बताऊंगा ना 1-1.5 लाइन, ये आपको याद होनी चाहिए इन थिंकर्स की। बस आपका बेड़ा पार, नहीं तो आप फंस गए फिर इस चक्कर में। थिंकर नहीं आते किसी को। फिर इसको आते होंगे, तेरा तो PSIR है, तूने सुने होंगे थिंकर बड़े सारे, रूसो, मोंटेस्क्यू, लॉकी, वही है उनकी एक एक लाइन। पहला लिखो, जॉन लॉकी। ही प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड मोनार्की। इसने कौन सा कंसेप्ट दिया था? लिमिटेड मोनार्की। लेकिन मेडिवल इंडिया में हिस्ट्री में क्या होता था? एब्सोल्यूट मोनार्की होती थी। इसने क्या कंसेप्ट दिया था? लिमिटेड मोनार्की। ठीक है। आगे लिख दो, लिमिटेड मोनार्की ए नोशन दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन US
डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये नोशन दैट डायरेक्टली influenced the democratic principles in the US Declaration of Independence। तो जॉन लॉकी का मेन आइडिया यही है कि लिमिटेड क्या होनी चाहिए, मोनार्की। दूसरा हो वोलाटायर, वी वाला, VOLTAIRE, वोलाटायर। वोलाटाइल का जो मेन था ना वो रीजन ओवर सुपरस्टिशियस, ये वाली लाइन है। देखो ये की फिगर इन इनलाइटनमेंट कॉमा वोलाटाइल चैंपियन CHAMPIONED चैंपियन रीजन ओवर सुपरस्टिशन। तो किस पे फोकस है, रीजन पे, लॉजिक पे। His critic of absolute monarchy in his philosophical letter was instrumental। इसने भी मोनार्की को क्रिटिसाइज किया। His critic of absolute monarchy in his philosophical letter was instrumental in initiating the discussion about democratic system in Europe। फिर से, his critic of absolute monarchy in his philosophical letter was instrumental in initiating discussion about democratic system in Europe। भाई ये कैसे लिखा था इसने, उसमें क्या क्या उसका हेडिंग था, क्रिटिक्स ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। तो उसके अंदर उसने दिया था, डिस्कशन की थी कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम वगैरह वो। नेक्स्ट लिखो, थर्ड थिंकर मोंटेस्क्यू, MONTESQUE, मोंटेस्क्यू। लिखो एडवोकेट्स, ऐसे लिखना तो यही है कि मोंटेस्क्यू एडवोकेट फॉर द सेपरेशन ऑफ पावर। ये लाइन अंडरलाइन कर दो, सेपरेशन ऑफ पावर इन हिज स्पिरिट ऑफ लॉज। इसने भी लिखा, ऐसे पब्लिश किया होगा जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ लॉज। जब पेपर पब्लिश किया था तो उसमें इसने कंसेप्ट दिया था सेपरेशन ऑफ power। His principles forms the foundation of modern democratic system, providing a direct solution to prevent despotism। ठीक है, मोंटेस्क्यू का ये याद रखना, सेपरेशन ऑफ पावर। उसके बाद आता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का सबको पता होगा, आपने इकोनॉमी पढ़ी है ना। क्या दिया एडम स्मिथ ने, लेज़र फेरे कंसेप्ट दिया, लेज़र फेरे। उसमें क्या होता है कि किसका कंट्रोल नहीं होना चाहिए, स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए इकोनॉमी पे, इकोनॉमी मार्केट ड्रिवन होनी चाहिए, वही है एडम स्मिथ। लिखो, Adam Smith introduced the concept of laissez-faire, LAISSEZ, laissez-faire, FAIRE। फिर से रिपीट करता हूँ, LAISSEZ, laissez-faire, FAIRE। पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, तो laissez-faire बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। Adam Smith introduced the concept of laissez-faire, criticizing मर्केंटलिज्म क्रिटिसाइज किया था। तो मर्केंटलिज्म क्या होता है, एग्जाम्पल, मर्केंटलिज्म होता है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी ही मोनोपोली थी, दूसरों को वो ट्रेड ही नहीं करने देते, चाहे फ्रेंच को ही चाहे इंडियन,
तो उनका उस चीज को बोलते हैं मर्केंटलिज्म, ठीक है। लेकिन एडम स्मिथ इस चीज को क्रिटिसाइज करता था, वो बोलता था कि ट्रेड पे सबका अधिकार है, फ्री मार्केट, भाई फ्री मार्केट का कंसेप्ट दिया उसने, ठीक है। हिज आइडिया ऑन इकोनॉमिक लिबरलिज्म प्रमोटेड, his ideas on economic liberalism promoted individual freedom, ये फिर कॉमा, ये कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। हो गया। फिर आओ रूसो, सुना रूसो का नाम? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमारा प्रेएम्बल है ना, उसमें ये तीन चीजें, ये कहां से ली है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का फादर कौन है? रूसो, ठीक है। लिखो, रूसो इज नोन फॉर द फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आगे पढ़ेंगे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन, तब तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बता रहा हूं। तो इसको बोला जाता है फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। The slogan of liberty, equality and fraternity, F-R-A-T-E-R-N-I-T, comes from रूसो। क्या होती है फ्रैटर्निटी? ओए बताओ। क्लास में क्या होती है फ्रैटर्निटी? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ब्रदरहुड को बोलते हैं फ्रैटर्निटी। लिबर्टी पता होगी आपको, और दूसरा क्या है? इक्वालिटी, ठीक है। लिख दिए थे तक। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूसो इज द थ्योरी ऑफ जनरल बिल और पॉपुलर सोवर्निटी। जनरल बिल, ये पता है आपको थ्योरी ऑफ जनरल बिल क्या है? कि जो सरकार है, मतलब लोगों की बिल, जब तक लोगों की मर्जी है कि सरकार रहे तब तक रहनी चाहिए। मतलब उसने बोला था कि सरकार और लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर सरकार अपने एग्रीमेंट के हिसाब से काम नहीं कर रही है तो लोगों के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो सरकार को हटा दे। ये थ्योरी है जनरल बिल की। आर पॉपुलर सोवर्निटी, मतलब लोगों पे सारी पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? लोगों के पास। इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इमानुअल कांत, IMMANUEL, इमानुअल कांत। सबसे खतरनाक बंदा है इमानुअल कांत फिलॉसफी में। इसकी फिलॉसफी सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। ये किस पे फोकस करता है? रैशनैलिटी। किस पे? रैशनैलिटी। तो रैशनैलिटी में दो चीजें आती हैं, लॉजिक और रीजन, ठीक है। आगे बात समझ। तो कांत अंडरस्कोर्स KANT, कांत बोलते हैं इसको, इमानुअल कांत। देखो, कांत अंडरस्कोर्स UNDERSCORED अंडरस्कोर्स रैशनैलिटी एज द सॉल्यूशन टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। तो क्या बोला इसने कि जितने भी ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? रैशनैलिटी। दूसरा पॉइंट, हिज एडवोकेसी फॉर reasoned justification of actions, his advocacy for reasoned justification of action echoes, ECHOES, echoes the principle of justice and fairness in democratic system।
तो इमैनुअल कांत की क्या है मेन चीज, क्या दिया था उसने, जस्टिस एंड फेयरनेस इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो जस्टिस का कंसेप्ट दिया है भाई उसने, जस्टिस क्या होता है। सिर्फ उसने नहीं दिया, ऐसे बड़े सारे बंदों ने पहले दिया है, ठीक है, एरिस्टोटल से लेके वो वगैरह सब कुछ, लेकिन इसका भी। नेक्स्ट पॉइंट, ही डेवलप्ड ए डेंटोलॉजिकल एथिकल थ्योरी। जब आप एथिक्स पढ़ोगे ना आप, उसमें आती है डेंटोलॉजिकल थ्योरी। इसका मतलब होता है ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, रूल्स फॉर द सेक ऑफ रूल्स, कि जो चीज भी है, जो कुछ भी है, सब कुछ रूल्स ही है, हमें रूल्स को ही फॉलो करना है, ठीक है। इसकी फिलॉसफी इतनी स्ट्रिक्ट है कि जो रूल्स के हिसाब से होगा वही करेंगे। वो होती है डेंटोलॉजिकल अप्रोच। बाकी बड़ी सारी अप्रोच होती है, लेकिन डेंटोलॉजिकल अप्रोच कभी भी प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। हमारी सरकार जो भी पॉलिसीज बनाती है वो कौन सी अप्रोच होती है, यूटिलिटेरियन अप्रोच होती है, वो यूटिलिटेरियन अप्रोच, ठीक है। कोई पॉलिसी बना रही है कि इसमें क्या हो रहा है, इस अप्रोच को क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हो उसमें 80 बंदों को फायदा हो रहा है और 20 बंदों का नुकसान हो रहा है, मैटर नहीं करता, मैक्सिमम देखे जाते हैं कि फायदा मैक्सिमम का हो रहा है। तो लेकिन जो कांत की है उसमें एक भी बंदे का नुकसान नहीं होना चाहिए, जो है ना ये क्या बोली डेंटोलॉजिकल थ्योरी, एक भी बंदे का नुकसान नहीं होना चाहिए, रूल फॉर द सेक ऑफ रूल, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, ये है। चल के पता, ये एथिक्स में इसने दिया कंसेप्ट। बस इतना ही रखते हैं इसका, ठीक है। जस्टिस का कंसेप्ट दिया, फेयरनेस का, रैशनैलिटी का और डेंटोलॉजिकल अप्रोच। 4 पॉइंट हो गए इमैनुअल कांत के ऊपर। कोई क्वेश्चन भी आ गया गलती से, इनको वो क्लियर करना होता है। नेक्स्ट आ जाओ, अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन कब से कब तक, अमेरिकन रेवोल्यूशन 1765 से लेके 1783 तक। ऐसे स्टार्ट कब हुआ था, 1776 में, और खत्म हुआ था 1783। लेकिन प्रोसेस कब से शुरू हो गया था, 65 से शुरू हो गया था। एक होती है बूस्टन टी पार्टी, बूस्टन मैसेकर, बड़ी सारी चीजें और हुई है। अब इस चीज को हम ना ऐसे फैक्चुअल पढ़ेंगे नहीं, जैसे ये है, क्योंकि फैक्चुअल आएगा नहीं पेपर में कि उस दिन क्या हुआ था, कब क्या हुआ था, नहीं पढ़ना। हमें देखने कॉज रीजन इम्पैक्ट, क्योंकि पेपर में वही लिख रहे हैं, ये पूछेंगे नहीं प्रोसेस कि कैसे कैसे हुआ। कभी सुना है तक पूछते हैं ऐसे कि मान लो रिवोल्ट है जो हमारे इंडिया का 1857, कभी पूछते हैं कैसे कैसे हुआ, नहीं पूछते। पूछते उसके इम्पैक्ट क्या हुए, जब प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं, वैसे ही पढ़ना है। तो लिख लो थोड़ा सा, द अमेरिकन रेवोल्यूशन, comma a political turbulence that transpired, transpired, transpired in the late 18th century. Next, culminated in the 13 American colonies, breaking free from Great Britain. कल्मिनेटेड हुआ कहाँ, ठीक है, कहाँ हुआ था, जो 13 कॉलोनीज थी, मैंने बताया था ना, जो 13 कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, उधर हुआ था ये, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। अब आते हैं कॉज। सबसे पहले कॉज क्या था, पहला डिसकंटेंट विद ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटेन को बोलते हैं मदर कंट्री, और जो ये 13 कॉलोनीज हैं ये होते हैं द कॉलोनिस्ट्स। तो लिखो द कॉलोनिस्ट्स, द कॉलोनिस्ट
COLONISTS, कॉलोनिस्ट, डिसकंटेंट विद ब्रिटिश रूल, जो कॉलोनिस्ट थे वो खुश नहीं थे किससे, ब्रिटिश रूल से। नोटेबली ओवर इशू कंसर्निंग टैक्सेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। इशू कौन से थे दो मेन, एक था टैक्सेशन और दूसरा क्या था, रिप्रेजेंटेशन। वो अपनी मर्जी से टैक्स चार्ज करते थे, हर चीज पे टैक्स लेते थे, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन इनकी कोई नहीं उनकी पार्लियामेंट में, मतलब इनको इतना भी अलाउड नहीं था कॉलोनीज को कि ये अपनी मर्जी से किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर सके ना। जो भी इनको बेचना है वो पहले जाएगा मदर कंट्री, उधर से आगे बेचा जाता। मतलब ये जो बंदे शिप यूज करते थे व्यापार के लिए, ये भी इन पे एक कानून था कि यूके के शिपों के अलावा किसी को और नहीं अप्रोच कर सकते ये। मतलब ऐसा डिजाइन की गई थी पॉलिसी, जो कुछ भी ये करेंगे उसमें फायदा किसका होना चाहिए, मदर कंट्री। ये दूसरा, इनफोर्स्ड टैक्सेस, इनफोर्स्ड टैक्सेस, एग्जाम्पल लिख दो, स्टैंप एक्ट, टाउनशेड एक्ट, टी एक्ट एटसेट्रा। स्टैंप एक्ट लिख दो, ये कुछ कानून ऐसे 15-20 हैं, एग्जाम्पल के लिए लिख दो ये। तीसरा पॉइंट लिख दो, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसमें डैश डालो, आगे लिखो, द कॉलोनिस्ट आल्सो प्रोटेस्टेड देयर लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जब आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है उनकी पार्लियामेंट में, तो वो कोई भी कानून कोई भी लॉ बनाएंगे तो आप अपोज कैसे करोगे उसको, क्योंकि आपका बंदा ही नहीं है उधर कोई, ठीक है ना। सारे बंदे वही कानून बना रहे हैं, ये इसलिए डिमांड कर रहे थे। पहले इनकी ये डिमांड नहीं थी कि हमें आपसे आजादी चाहिए, पहली क्या डिमांड थी कि रिप्रेजेंटेशन दे दो। और फोर्थ पॉइंट लिख दो, इन्फ्लुएंस फ्रॉम इनलाइटनमेंट आइडियाज। और ये लोग इन्फ्लुएंस किससे हुए थे, वही जो थिंकर है जिनके आइडियाज थे, सेपरेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेटिक सिस्टम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उनसे ये इंस्पायर्ड हुए बंदे। बस लिख दो डैश डाल के, इनलाइटनमेंट आइडियाज ऑल्सो प्लेड ए क्रूशल रोल इन शेपिंग द रेवोल्यूशन। तो जो आइडियाज थे उसका बड़ा रोल है। थिंकर सच एज जॉन लॉकी प्रोफाउंडली influence the colonist ideas about governance and human rights। फिर से रिपीट करता हूं, enlightenment ideas also played a crucial role in shaping the revolution। thinkers आगे, thinkers such as John Locke, Thomas Paine, बड़े सारे और, profoundly influenced the colonist ideas about governance and human rights। ठीक है, इवेंट्स लिख दो कि कैसे हुआ। पहला लिखो, बैटल्स ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड। बैटल्स ऑफ लेक्सिंगटन, LEXINGTON, ये स्पेलिंग है। क्या बोलते हैं इसको, लेक्सिंगटन। दूसरा है कॉनकॉर्ड, CONCORD, इन अप्रैल 1775। तो दो जगहों पे लड़ाई हुई। इसमें लिखो डैश डाल के आगे, द अमेरिकन रेवोल्यूशन किक्ड ऑफ, द अमेरिकन रेवोल्यूशन किक्ड, KICKED, किक्ड ऑफ विद द बैटल ऑफ लेक्सिंगटन, जो ऊपर लिखवाया, एंड कॉनकॉर्ड इन अप्रैल 1775, विटनेसिंग ए स्क्रिमिश बिटवीन अमेरिकन मिलिट्री एंड ब्रिटिश ट्रूप्स। ये उस लेवल की बैटल नहीं थी, थोड़ी बहुत
झड़प बोल सकते हो आपको, ये हुई दो जगहों पे। फिर क्या हुआ, फिर जो इन 13 कॉलोनीज के लीडर थे इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस सेकंड पॉइंट लिखो, कन्वीनिंग द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस इन मे 1775। convening of the Continental Congress in May 1775. लिखो, the Continental Congress, comma, a convention of delegates from the colonies convened in May 1775 and swiftly took command of the colonial army. तीसरा इवेंट लिखो, प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1776। लिखो, इन हिस्टोरिक मूवमेंट इन ए हिस्टोरिक मूवमेंट इन 1776 द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस proclaimed independence from Great Britain with the signing of the Declaration of Independence। तो 1776 को कांग्रेस ने, जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये 13 जो कॉलोनीज हैं ये आजाद हैं, किससे, यूके से। उसके बाद क्या हुआ फिर, नेक्स्ट पॉइंट को, रेवोल्यूशनरी वॉर्स। इसमें लिखो, द रेवोल्यूशनरी वॉर्स कैरिड ऑन अंटिल 1783। 1776 को शुरू हुई थी वॉर्स और कब तक चली थी, 83 तक। कैरेक्टराइज्ड बाय की बैटल्स सच एज साराटोगे, SARTOGE and Battle of Yorktown, YORKTOWN, और बड़ी सारी हुई है, हैप्सबर्ग, पता नहीं कौन कौन सी बैटल हुई है। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, कल्चरल शिफ्ट एंड अमेरिकन आइडेंटिटी। द रेवोल्यूशन ऑल्सो marked a cultural shift, fostering a distinct American identity separate from Britain culture। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो जनरेशन फर्स्ट जनरेशन थी जो यूके से आई थी, वो मानते थे कि हमारी आइडेंटिटी उनके साथ मिलती है। लेकिन जब दूसरी तीसरी जनरेशन खुद यूएसए में ही पैदा हुई, उन 13 कॉलोनीज, वो थोड़ी मानेंगे कि हमारा उस कंट्री से क्या लेना देना। वो बोलेंगे हमारी डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी, हम अमेरिकन है। ठीक, नेक्स्ट लिखो, रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ कॉलोनिस्ट। जो कॉलोनिस्ट बंदे थे वो सक्सेसफुल कैसे हुए, क्या रीजन था। पहला, यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन। दूसरा, मिलिट्री सपोर्ट। जब ये हो रहा था सब कुछ तो फ्रांस ने सपोर्ट कर दिया मिलिटरली। ठीक है, मिलिट्री सपोर्ट, एग्जांपल लिख दो, फ्रॉम फ्रांस, स्पेन। तीसरा लिखो, लीडरशिप, इंक्लूडिंग फिगर लाइक जॉर्ज वाशिंगटन, helped guide the colonists' military strategy and inspire their cause। फोर्थ, नेक्स्ट पॉइंट, फैमिलियरिटी विद द टेरेन। टेरेन का पता था ना उनको, FAMILIARITY, फैमिलियरिटी विद द टेरेन, कि टेरेन कैसी है, वो जगह का पता लोकल बंदों को ही होता है, बाहर के बंदों को थोड़ी होता है।
नेक्स्ट पॉपुलर स्पोर्ट, पॉपुलर स्पोर्ट होती है सभी लोगों की स्पोर्ट। और लास्ट पॉइंट, ब्रिटिश स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स। तो जब लड़ाई हो रही थी तो कई जगहों पे जो ब्रिटेन थी उनकी कुछ स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स थी, ठीक है। जब बैटल में लड़ते हैं तो कुछ स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसकी वजह से वो हार गए। ये सारे पॉइंट्स हैं। पेपर में आया सर्कल बनाओ, ऐसे लिखो लीडरशिप वो, ठीक है। फ्रांस का इन्फ्लुएंस, तो बस ये ऐसे लिखते हैं। अब लिखो आउटकम्स क्या हुए जब खत्म हुआ, तो आउटकम्स क्या हुए। आउटकम्स पहले लिखो पॉलिटिकल। आउटकम्स कैसे लिखने हैं हमने, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल, ठीक है। क्या क्या आउटकम हुए। पॉलिटिकल लिखो पहला, द अमेरिकन रेवोल्यूशन, शॉर्टकट लिखो द AR रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एज ए सोवरेन नेशन। द AR रिजल्टेड in the establishment of the United States of America as a sovereign nation। फिर वो sovereign nation हो गया। sovereign nation का ये मतलब होता है कि कोई भी external influence नहीं है उस पे, उसका मतलब होता है sovereign nation। नेक्स्ट लाइन, in 1787 the constitution of USA, comma, framing and blueprint for the new government। In 1785 the new constitution of US, framing and blueprint for the new government। फिर लिखो सोशल क्या चेंज हुई, आउटकम क्या हुआ उस वॉर का। सोशल चेंज यही आई कि जब वो खत्म हुआ तो 3-4 चीजें आई, एक इक्वालिटी सोसाइटी में, एक डेमोक्रेसी, और तीसरा इंडिविजुअल राइट्स। ऐसे लिख दो, फिर शॉर्टकट लिखना है। अगर इकोनॉमिक आउटकम क्या हुए, 3 शब्द लिख दो, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स। फिर लिखो इकोनॉमिक आउटकम। नेक्स्ट, लिखो द AR मतलब वही अमेरिकन रेवोल्यूशन क्रेडिटेड या क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। कॉमन डाल के फ्रीइंग, FREING, फ्रीइंग इट फ्रॉम ब्रिटिश ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। तो जो ब्रिटेन की पहले ट्रेड रिस्ट्रिक्शन थी कि ये किसी और कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, वो सारी खत्म हो गई। अब ये खुद अपनी मर्जी से ट्रेड करेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने वैसे ही किया। इधर रिलीजन ज्यादा वो नहीं था, जैसे यूरोप में रिलीजियस वॉरें होती थी ना, इधर नहीं होती थी। तभी US सुपर पावर बना है भाई। यूरोप में उसके बाद भी रिलीजन के नाम पे लोग लड़ते रहे, उधर ऐसा कुछ नहीं था। उधर सभी अपने मस्त रहते थे, तो इसलिए USA सबसे पावरफुल कंट्री इतनी जल्दी बन गया वो। एक टाइम पे ये भी कॉलोनी था, सोचो कॉलोनी थी यूके की भी, फिर सुपर पावर बन गया। नेक्स्ट लिखो इंटरनेशनल आउटकम। अब जब ये सक्सेसफुल हो गया ना अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो इसको देखे बड़ी सारी कंट्रीज में रेवोल्यूशन हुई। फिर पता है आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो बाद में हुआ है, 1789 में हुआ वो। देखो, द AR significantly influence world history, inspiring revolutionary movements worldwide। For example, the French Revolution was considerably influenced by the
प्रिंसिपल ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। और आज का लास्ट टॉपिक थोड़ा सा 3-4 लाइन है, 10-5-6 लाइन। कभी कभी पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशन था। देखो, वॉज अमेरिकन रेवोल्यूशन एन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, आगे क्वेश्चन मार्क। क्या अमेरिकन रेवोल्यूशन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन था? तो आप बताओ मुझे, आपको क्या लगता है कैसा होगा, इकोनॉमिक था या पॉलिटिकल था? कैसा था ये? पॉलिटिकल था, क्योंकि आजादी चाहिए तो पॉलिटिकल है। ठीक है, तो इकोनॉमी कैसे हुआ फिर? लेकिन कुछ इकोनॉमी के इम्पैक्ट थे, वो होते ही है, लेकिन जब दूसरी देश से आपको आजादी चाहिए तो ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है। देखो, द अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज प्राइमरली ए पॉलिटिकल एंड सोशल रेवोल्यूशन रादर देन एन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। ये क्या था? एक सोशल और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था रादर देन एन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। बट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स of the revolution were intervened with the political issue। तो जो भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट थे वो इंटरवीन्ड थे विद पॉलिटिकल इश्यूज। फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट, ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसीज एंड टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन किसका फीचर है? पॉलिटिकल, और टैक्सेशन ये किसका? इकोनॉमी का। तो कुछ चीजें थी इकोनॉमी की जो इंटरवीन, मतलब लिंक थी इस रेवोल्यूशन के साथ। पहला पॉइंट क्या है कि ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसीज एंड टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, द पॉलिसीज एंड एक्ट्स इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश। जो पॉलिसीज थी उनकी और जो एक्ट थे वो अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कौन कौन से एक्ट थे। स्टैंप एक्ट, टी एक्ट, ठीक है, शुगर एक्ट, कॉटन वाले सारे। तीसरा, द कॉलोनिस्ट बिलीव्ड दैट दे वर बीइंग ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन, डिनाइड देयर राइट्स टू रिप्रेजेंटेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो जो कॉलोनिस्ट थे, जो 13 कॉलोनीज में लोग रहते थे, इनको लगता था कि ब्रिटेन हमें कैसे ट्रीट कर रहा है कि हम क्या है, सेकंड क्लास सिटीजन है। डिनाइड देयर राइट्स टू रिप्रेजेंटेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो लास्ट लाइन आज की, द प्राइमरी गोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज वाज टू establish an independent nation with a government based on democratic principles rather than to bring about an economic transformation। तो फिर आगे लास्ट लाइन क्या है ये कि जो प्राइमरी गोल था रेवोल्यूशनरीज का वो था इंडिपेंडेंट नेशन बनाना विद ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होने चाहिए रादर देन टू ब्रिंग अबाउट एन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। वो ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कि हमें ट्रेड की वो मिल जाए, रिस्ट्रिक्शन कम हो जाए ना। अब इनकी लास्ट वो आ गई थी कि हमें इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है। ठीक है, हो गया, खत्म। ट्रांसफॉर्मेशन तक कर दिया हमने, तो फिर आगे कल पढ़ेंगे।